सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, इस समय जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय मेन स्ट्रीम मीडिया में बना हुआ है वो है तेजस्वी यादव का फर्जी वोटर आई कार्ड। उसको खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन जो असली नागरिकों के हक की बात है वो हमारे जैसे जो ऑल्टरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन बातों को रख रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है कि ये देखिए तेजस्वी यादव के पास फर्जी वोटर आईडी कार्ड है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो दो तरीके के जो नैरेटिव्स इस समय बन रहे हैं, जहां पर विपक्ष की गलती बताई जा रही है, जहां पर विपक्षी नेताओं को घेरा जा रहा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि नहीं बीजेपी और चुनाव आयोग तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। मैं आज एनडीटीवी पर सुबह एक डिस्कशन देख रही थी जिसमें लगातार बीजेपी का प्रवक्ता ये कह रहा था आप सबूत लाइए। विपक्ष से सबूत मांगा जा रहा है कि आप जो कह रहे हैं, चाहे वो नागरिकता हटाने की बात हो या वोटर एक्सक्लूजन की बात हो, आप सबूत लाइए। इसका क्या जवाब है सिद्धार्थ आपके हिसाब से? जी। एक होता है कि मैच फिक्सिंग हो रहा है, ये हमको दिखता है, लेकिन मैच फिक्सिंग होते हुए दिख भी रहा है तो आपको कभी कभी मैच फिक्सिंग जो हुआ है उसको आपको प्रमाणित करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। क्योंकि भारत में हमें पता है कि पिछले 10 साल में काफी ध्रुवीकरण हो गया है। आप अगर अपने क्या कहते हैं पब्लिक इंडिया के चैनल भी देखिए, उसमें भी जो लोग उसको देख रहे हैं उसको भी आप अगर उनके कमेंट्स पढ़िए तो हमें पता है कि भारत में ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि एसआईआर को बिल्कुल सही ठहरा रहा है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि एसआईआर को गलत ठहरा रहा है। तो ऐसे में मैच फिक्सिंग हो रहा है और मैच फिक्सिंग को आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो हम तेजस्वी यादव पर आते हैं, क्योंकि आपने उनकी चर्चा की। मान लीजिए तेजस्वी यादव ने एक घड़ी के लिए मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। तो अभी तो चुनाव आयोग ने एक गहन पुनरीक्षण किया था, आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया था, उसमें आप 2 में से एक को क्यों नहीं काट दिए साहब? काटना तो आपको था, इंटेंसिव रिवीजन आप कर रहे थे, गलती आपको उनकी पकड़नी थी। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास 2 है, तो आप क्या कर रहे थे? आप तो कर रहे थे ना भाई, 1 महीने से आप अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे थे तो तेजस्वी यादव नाम के आदमी का 2 आईडी कार्ड है, ये आपको पता कैसे नहीं लगा? 2 में से एक को काटा क्यों नहीं? तो इसका मतलब ही है कि चुनाव आयोग ये जो एसआईआर नाम की प्रक्रिया है ये पूरा का पूरा एक हमें पता है कि ये फर्जीवाड़ा है। जनता की इच्छा की सरकार के बदले अब सरकार की इच्छा की जनता चुनने की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। मेरे ख्याल से इसका खुलासा अगर कल ढंग से बेंगलोर में होता है तो आपको इसका एक अच्छा सा क्या कहते हैं मैच फिक्सिंग हो रहा है ये सबको पता है, लेकिन मैच फिक्सिंग कैसे हो रहा है ये दिखना जरूरी होता है। इसीलिए भाजपा वाले बार बार कह रहे हैं, जब आपने कहा है एनडीटीवी में आपने देखा तो सबूत लाओ सबूत लाओ, तो आपको कभी कभी ना प्रत्यक्षम को प्रमाणम दिखाना पड़ता है, प्रत्यक्ष भी है तो आपको। जी सिद्धार्थ, एक सवाल मैं आपको करूंगी, उसके बाद मैं पुष्पराज के पास भी एक सवाल के लिए लेकर आना चाहती हूँ। एंड आई विल गो बैक टू व्हाट मिस्टर चिदम्बरम सेड यस्टरडे। चिदम्बरम साहब ने कल ये कहा, and I'm going to read out exactly what he said on the Twitter. While 65 lakh voters are in danger of being disenfranchised in Bihar, reports of adding 6.5 lakh persons as voters in Tamil Nadu is alarming and patently illegal. उसके बाद उन्होंने लिखा कि every Indian has a right to live and work in any state where he has a permanent home. How did the ECI come to the conclusion that several lakh persons whose names are in the current electoral rolls of Bihar must be excluded because they had permanently migrated out of the state? A person to be enrolled as a voter must have a fixed and permanent legal home. ये बात चिदम्बरम साहब ने कही और उसको अब ये बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं। मैं आपसे जवाब लेके फिर मैं पुष्पराज से भी जानना चाहती हूँ कि चिदम्बरम साहब ने जो कहा कि भाई 65 लाख वोटर्स बिहार के काटे जा रहे हैं और उनको वहां तमिलनाडु में ऐड किया जा रहा है, चुनाव आयोग ने उसको तुरंत डिसमिस किया है। मैं आपसे एक प्रतिक्रिया उस पर चाहती हूँ, उसके बाद मैं पुष्पराज के पास आऊंगी। दलाल कब दीपक जी। हाँ बोलिए सिद्धार्थ। देखिए, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच खेल रहा है तो वहां पर तो सारे ऑस्ट्रेलिया के फैंस होंगे थे स्टेडियम में। तो अगर इंडिया की टीम कहे कि मैं अपने 200-400 फैंस बनाता हूं, एक आदमी था सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा फैन था कि वो शंख लेके दुनिया भर में घूमता था। अब मान लीजिए एक टीम ने कहा कि नहीं नहीं हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो हम 2-4 हजार अपने क्या कहते हैं फैंस को भी साथ में ले जाएंगे और उनको भी स्टेडियम में घुसाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये चुनाव एसआईआर नाम की जो प्रक्रिया भाजपा कर रही है वो केवल चुनाव में वोट काटने की नहीं है, वोट जोड़ने के भी है। तो अगर आप मुझे 2-3 मिनट समय देंगे तो ये किस तरह से बेंगलोर में कल क्या होने वाला है उसको थोड़ा तकनीकी रूप से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो ये
जी। ये जो भी कहानी है ना, इस कहानी की जड़ 1.5 साल पहले जाती है, जब भाजपा ने नारा दिया था 400 पार का, पर नतीजे उल्टे आ गए। भाजपा 240 की बैसाखी पर आ गई। उस समय भाजपा को एहसास हुआ कि इस देश के 140 में से 115 करोड़ जनता भाजपा को वोट नहीं डालती है। तो बीजेपी को पता लग गया कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, भारत के गरीब श्रमजीवी जनता भी भाजपा को वोट नहीं डालती है। भाजपा को सिर्फ भारत की संपन्न बुद्धिजीवी वर्ग ही वोट करता है। अब भाजपा मजबूर हो गई कि अब उसको पता लग गया कि भारत में बिल्कुल स्पष्ट ध्रुवीकरण है, ये हमको एक वर्ग है जो वोट नहीं डालता है, एक वर्ग है तो वोट डालता है। अब भाजपा मजबूर हो गई मैच फिक्सिंग करने के लिए, और अगला मैच जीतने के लिए उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या किया, वोट अचानक बढ़ गया। हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने देखा कि अचानक वोट बढ़ गए। पर भाजपा ये भी जानती है कि जिसकी लोकप्रियता घट रही है उसका वोट बढ़ाना स्थायी समाधान नहीं है। आपको जो दूसरा लोकप्रिय है, जो आपका विरोधी लोकप्रिय है, उसका वोट घटाना भी पड़ेगा। सिर्फ अपना बढ़ाने से नहीं होगा, सामने वाला का घटाना भी पड़ेगा। तो इस फाइनल मॉडल का पहला रिहर्सल दिल्ली चुनाव में दिखा, जहां नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोट गायब हो गए। कैसे हुए पता नहीं, लेकिन हुए ये सबने देखा। और नतीजा बिल्कुल बीजेपी के लिए ठीक ठाक आ गया। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिल्ली में आ गया। अब बिहार में उस मॉडल का फाइनल मॉडल जो था, दिल्ली में जो मॉडल बनाया गया था रिहर्सल, उसका फाइनल मॉडल अब एसआईआर के माध्यम से बिहार में हो रहा है। बिहार में केचुआ की टेढ़ी चाल दिल्ली रिहर्सल का असली कार्यान्वयन है। मगर इसमें एक छोटी सी समस्या है। वोटर लिस्ट में ना किसी का नाम कटा तो केचुआ के किसी ऑफिसर के दस्तखत से ही संभव है, ऐसे ही तो हवा में नहीं कट जाएगा। कि किसी का नाम कटा, जैसे 65 लाख लोगों का नाम कटा, तो कहीं ना कहीं किसी ऑफिसर का नाम होगा, किस ऑफिसर ने काटा। जैसे बीएलओ होता है, एईआरओ होता है, ईआरओ होता है। अब हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि केचुआ का अपना स्टाफ नहीं होता है। बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ वगैरह जो होते हैं वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। अब बिहार में 91,000 बीएलओ हैं, कर्नाटक में 55,000 बीएलओ हैं। कर्नाटक थोड़ा सा छोटा राज्य है। अब सोचिए, अगर सैकड़ों बीएलओ बाहर निकल के सड़क पर, मतलब सार्वजनिक रूप से आ जाए और कहें कि हमारे ऊपर फलाने का चुनाव केचुआ का दबाव था और हमने अपने बीएलओ के नाते इतने जगह पर नाम काट दिए, तब तो बगल के थाने में केस हो जाएगा 420 का। चुनाव आयोग के ऊंचे अधिकारियों के ऊपर वो बीएलओ खुद करेगा। अब मान लीजिए इस तरह के सैकड़ों केस अगर हो गए, सैकड़ों चीजें प्राप्त हो गई, तब तो समझ में जनता को आ जाएगा कि ये मैच फिक्सिंग नहीं था, ये अंपायर फिक्सिंग था। एक्चुअली ये मैच फिक्सिंग नहीं था। मैच फिक्सिंग में प्लेयर को फिक्स किया जाता है, यहां पर अंपायर को ही फिक्स किया गया। तो मेरे ख्याल से अगर कल बेंगलोर में इस तरह का कोई खुलासा निकलता है जिसमें कि कहीं पर भी नाम कटे हों 65 लाख लोगों के। दूसरी बात, बिहार में जो आप कह रहे हैं कि जन आंदोलन होना चाहिए, जन आंदोलन अभी अगर नहीं भी हुआ तो मुझे यह बताइए कि 65 लाख लोगों का आपने नाम काट दिया, अभी से लेके चुनाव तक तो किसी तरह आप चुनाव के दिन तक तो खींच लेंगे। जिस दिन चुनाव के दिन वोटिंग होगा उस दिन बिहार की 65 लाख जनता अपना अपना आईडी कार्ड लेके अपने अपने बूथ के बाहर खड़ी रहेगी। 65 लाख लोग, 91,000 बूथ, दोनों को मैथमेटिक्स से डिवाइड कीजिए। एक एक बूथ के बाहर 75 लोग कार्ड लेके खड़े रहेंगे कि पिछले चुनाव में मैंने वोट दिया था, इस बार क्यों नहीं डाल सकते। अब मुझे बताइए, बाहर 75 लोगों की एक भीड़ खड़ी रहे गुस्से में, और चुनाव आयोग के अंदर वहां पर ऑफिस के अंदर 4 आदमी और बाहर एक पुलिस वाला रहे, तो वो 75 लोगों की भीड़ एक एक बूथ के बाहर मैनेज कर पाएगी क्या? कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। उसी दिन जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। उसी दिन एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि 65 लाख लोग कहेंगे कि मैं तो पिछले बार वोट किया था, मेरे पास ये रहा वोटर आईडी, और आप वोट नहीं डाल दे रहे हो। तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को तो जो समझना है वो समझना चाहिए। इस विषय को खास करके मैंने जो अंत में कहा कि अगर ये मास एक्सरसाइज ऑफ डिलीशन हो गया तो चुनाव के दिन जो लाखों लोग अपने अपने बूथ के बाहर आके खड़े होंगे, उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की हो जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ढंग का निर्णय नहीं दिया। क्योंकि उसके बाद तो चुनाव आयोग कहेगा हमने थोड़े किया, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की हमको मंजूरी थी। तो भारत में एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। पूरी दुनिया भर की मीडिया दिखाने लगेगी कि भारत में तो नागरिक वोट ही नहीं डाल सकता,
भारत में चुनाव होते हैं लेकिन वोट नागरिक नहीं डालता। उसके बाद आपकी स्थिति कहीं क्या कहते हैं, देखिए नॉर्थ कोरिया में भी वोटिंग होती है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग इल भी ना चुनाव जीत के ही आता है और रशिया में पुतिन भी चुनाव जीत के ही आते हैं। तो सिर्फ चुनाव हो जाने से आप लोकतंत्र ऐसा नहीं होता। चुनाव लोकतंत्र तब होता है जब आप मैच खेलते हैं, लाखों भीड़ के सामने खेलते हैं, कैमरा लगे रहते हैं, अंपायर डिसीजन देता है, अंपायर के डिसीजन को लोग चैलेंज करते हैं, उसको डीआरएस में जाता है। हर चीज जब पारदर्शी होती है तभी वो लोकतंत्र होता है। मेरे ख्याल से अगर इस चीज पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि ये अगर मास एक्सरसाइज ऑफ डिलीशन होगा और लाखों लोग अगर चुनाव के दिन पिछले बार का अपना वोटर आईडी कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, तो कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। नीलू जी। हो सकता